वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर जुडिशरी। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7। चैप्टर 7 बात करता है चीज़ें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिका, यानी कि प्रोसेस बताता है। प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, यानी कि चीज़ें हो या किसी भी डॉक्यूमेंट्स को पेश करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है, जिसमें कि फर्स्ट कहता है पेश करने के लिए समन, यानी कि समन दिया जा रहा है। सेक्शन 94 बात करता है दस्तावेज या अन्य चीज़ पेश करने के लिए समन, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को या किसी अन्य चीज़ को पेश करने के लिए समन निकाला जा रहा है। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का कोई बाहरसाधक अधिकारी यह समझता है कि किसी ऐसे अन्वेषण या जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन के लिए जो इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय या अधिकारी के द्वारा या समक्ष हो रही है, किसी दस्तावेज या अन्य चीज़ का पेश किया जाना आवश्यक या वांछनीय है, तो जिस व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में ऐसी दस्तावेज या चीज़ के होने का विश्वास है, उसके नाम ऐसा न्यायालय, सम्मन या ऐसा अधिकारी एक लिखित आदेश उससे यह अपेक्षा करते हुए जारी कर सकता है कि उस सम्मन या आदेश में उल्लिखित समय और स्थान पर उसे पेश करे और हाजिर हो और उसे पेश करे। मतलब इन शॉर्ट ये कहता है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को या किसी भी चीज़ को पेश करने के लिए कोर्ट के द्वारा सम्मन निकाला जा रहा है। ये कौन है, मतलब किसके द्वारा किया जा रहा है? कोई भी न्यायालय हो सकता है या पुलिस थाने का कोई बाहरसाधक अधिकारी, या तो न्यायालय या पुलिस ऑफिसर जो है, थाने का बाहरसाधक जो अधिकारी है, यह समझता है कि किसी अन्वेषण में, यानी कि पुलिस अधिकारी कर रहा हो तो अन्वेषण हुआ, न्यायालय कर रहा हो तो जांच होगा, ठीक है, विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन के लिए किसी जो है डॉक्यूमेंट्स या किसी चीज़ का आवश्यक मतलब उसका जो है पेश किया जाना ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसे जो है समय और स्थान पर जैसा कि न्यायालय कहे उसके समक्ष हाजिर हो और पेश करे, मतलब इस तरीके का वो सम्मन निकाला जाएगा। सबसेक्शन 2 कहता है यदि कोई व्यक्ति जिससे इस धारा के अधीन दस्तावेज या अन्य चीज़ पेश करने की ही अपेक्षा की गई है, यानी कि दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स या अन्य चीज़ ही पेश करने की अपेक्षा की गई है, उसे पेश करने के लिए स्वयं हाजिर होने के बजाय उस दस्तावेज या चीज़ को पेश करवा दे, तो ये समझा जाएगा कि उसने यह अपेक्षा का अनुपालन कर दिया, यानी कि जहाँ पर कि कोर्ट ने जो है किसी डॉक्यूमेंट्स या चीज़ को ही केवल पेश करने के लिए कहा है, समन किया है, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को स्वयं हाजिर होने की आवश्यकता नहीं है, केवल वो उस डॉक्यूमेंट्स को या किसी जो चीज़ है उसको पेश करवाकर ही समन का जो है पालन कर सकेगा। सबसेक्शन 3 कहता है इस धारा की कोई बात, यानी सेक्शन 94 की कोई बात एविडेंस एक्ट की धारा 129 और धारा 130 या बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम 1891 पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी, यानी कि सेक्शन 94 की कोई भी बात एविडेंस एक्ट के, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 129 और 130 पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी। बी कहता है डाक या तार प्राधिकारी, यानी कि डाक हो या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में, यानी कि कोई भी पत्र या पोस्ट कार्ड, तार या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल चीज़ को लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी, यानी कि यदि कोई भी जो तार है या लेटर है या कोई डॉक्यूमेंट्स है जो कि किसी डाक के पास या किसी जो तार अधिकारी होता है, जो तार के अथॉरिटीज़ होते हैं, लेटर, पोस्ट कार्ड और अदर डॉक्यूमेंट्स और एनी पार्सल और थिंग इन द कस्टडी ऑफ द पोस्टल अथॉरिटी, तो पोस्टल अथॉरिटी के कब्जे में कोई चीज़ हो, तो वहाँ पर जो है ये जो है दस्तावेज या अन्य चीज़ों को पेश करने के लिए जो सम्मन जारी किया जा रहा है, तो वहाँ पर वो चीज़ लागू नहीं होगा। मतलब सेक्शन 94 इन शॉर्ट ये कहता है कि कब जो है कि मतलब कोर्ट या कोई पुलिस अधिकारी जो है दस्तावेज या चीज़ पेश करने के लिए सम्मन निकाल सकता है। तो यहाँ पर एक आया गया है कि जब जो है कि ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्वेषण जो है जाँच या विचारण के बाद मतलब ये लगता है कि ऐसी जो डॉक्यूमेंट्स है या कोई चीज़ है जिसे पेश किया जाना आवश्यक हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है उस व्यक्ति से जो है उस दस्तावेज को पेश करने के लिए एक पर्टिकुलर समय और स्थान पर हाजिर होने के लिए कहा जाएगा। सबसेक्शन 2 कहता है कि यदि किसी दस्तावेज या चीज़ को जो है पेश करने की अपेक्षा की जाती है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति का हाजिर होना आवश्यक नहीं होगा, केवल उस डॉक्यूमेंट्स को पेश करके ही किया जा सकता है, अनुपालन किया जा सकता है। सबसेक्शन 3 कहता है कि ये एविडेंस एक्ट के सेक्शन 129 और 130 पर इफेक्ट नहीं डालेगा, और जो डाक या तार प्राधिकारी है उसकी कस्टडी में कोई पत्र रखा गया या पोस्ट कार्ड रखा गया या तार रखा गया या कोई डॉक्यूमेंट्स रखी गई है या कोई पार्सल है या कोई चीज़ है, तो वहाँ पर भी ये इफेक्ट मतलब ये लागू नहीं होगा। सेक्शन 95 कहता है पत्रों के संबंध में प्रक्रिया,
यानी प्रोसीजर एज टू लेटर्स। यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम, सीजीएम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन है कि सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय, मतलब यहाँ पर ये प्री में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पत्रों के संबंध में जो प्रोसीजर है उसके बारे में ऑर्डर कौन कौन दे सकता है, तो वहाँ पर होगा डीएम, सीजीएम एंड कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट की राय में किसी डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा में कोई दस्तावेज किसकी कस्टडी में है, डाक प्राधिकारी की कस्टडी में है, कोई दस्तावेज हो, पार्सल या चीज़ इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन के लिए चाहिए, तो ऐसा मजिस्ट्रेट या न्यायालय यथास्थिति डाक प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि उस दस्तावेज, पार्सल या चीज़ का परिधान उस व्यक्ति को जिसका वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय निर्देश दे कर दिया जाए। मतलब सेक्शन 95 ये कहता है कि जो पत्र है, लेटर्स के रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर होगा, तो वहाँ पर जो ऑर्डर दे सकता है वो है डीएम हो, सीजीएम हो या कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। यानी कि सबसे ऊपर लेवल की बात करें तो हाई कोर्ट हो गया, फिर कोर्ट ऑफ सेशन, देन सीजीएम एंड डीएम, जो डिस्ट्रिक्ट की हो तो डीएम। तो इनके पास ये पावर होती है कि जो डाक प्राधिकारी की जो कस्टडी में है ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स है या कोई चीज़ है तो उसको पेश करने के लिए ऐसा ऑर्डर दिया जा सकता है। सबसेक्शन 2 कहता है यदि किसी अन्य मजिस्ट्रेट की, चाहे वह कार्यपालक है या न्यायिक या किसी पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक की राय में कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज़ ऐसे किसी प्रयोजन के लिए चाहिए जो तो वह यथास्थिति डाक या प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वैसे दस्तावेज, पार्सल या चीज़ के लिए तलाशी कराए और उसे उपधारा फर्स्ट के अधीन जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय के आदेशों के मिलने तक निरुद्ध रखे। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो लेटर्स के रिगार्डिंग जो प्रोसीजर होगा उसमें जो है पावर जो है वो डीएम, सीजीएम, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट के पास ही पावर है कि वो डाक प्राधिकारी से ये मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है उसको लेने की अपेक्षा कर सकता है। मतलब वो ऐसा ऑर्डर दे सकता है कि जो कि डाक प्राधिकारी की कस्टडी में कोई चीज़ रखी गई है तो वो उसको पेश करे। बट इन कंडीशन यदि कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है यानी कि कोई कार्य इनके अलावा, मतलब डीएम, सीजीएम, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट के अलावा कोई कोर्ट है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट हो, तो वो केवल और केवल क्या कर सकता है, तलाशी करवा सकता है उस प्लेस की, जब तक कि ऐसे इनके द्वारा जो है कि ऐसा ऑर्डर मिलने तक उसे सिर्फ डिटेन कर सकते हैं, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स है या चीज़ है उसको सिर्फ निरुद्ध रख सकते हैं, उस पर कोई तलाशी वगैरह मतलब तलाशी करवा सकते हैं और ऐसी वस्तु को निरुद्ध रखा जा सकता है। सेक्शन 96 कहता है तलाशी वारंट यानी कि सर्च वारंट कब जारी किया जा सकता है। जहाँ फर्स्ट कंडीशन कहता है जहाँ किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसको धारा 94 के अधीन समन या आदेश या धारा 95 की उपधारा फर्स्ट के अधीन अपेक्षा संबोधित की गई है या की जाती है, ऐसे समन या अपेक्षा द्वारा यथा अपेक्षित दस्तावेज या चीज़ पेश नहीं करेगा या हो सकता है पेश ना करे। यानी सेक्शन 96 ये कहता है कि सर्च वारंट कब जारी किया जा सकता है। तो सर्च वारंट जो सेक्शन 94 का सबसेक्शन फर्स्ट है उसमें क्या कहा गया है कि दस्तावेज या अन्य चीज़ पेश करने के लिए समन, और ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं कर रहा है या पत्रों के संबंध में है जो धारा 95 की उपधारा फर्स्ट में है उसके रिगार्डिंग जो है कि जो दस्तावेज या चीज़ है वो पेश नहीं करेगा। मतलब न्यायालय को ऐसा लगता है कि वो सम्मान का पालन नहीं करेगा और ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स या चीज़ को पेश नहीं करेगा, तो इसके रिगार्डिंग क्या किया जा सकता है, तब जो है ऐसी परिस्थिति में सर्च वारंट जारी किया जा सकता है। बी पॉइंट कहता है कि ऐसी दस्तावेज या चीज़ के बारे में न्यायालय को यह ज्ञात नहीं है कि वे किस व्यक्ति के कब्जे में है, यानी कि किस व्यक्ति के पोजेशन में जो है ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स या चीज़ है, तब वहाँ पर सर्च वारंट जारी किया जा सकता है। सी पॉइंट कहता है कि न्यायालय यह समझता है कि संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन की पूर्ति साधारण तलाशी निरीक्षण से हो सकेगी। मतलब यदि कोर्ट को ये लगता है कि जो है कि ऐसे जो है तलाशी जो है या जो डॉक्यूमेंट्स है वो तलाशी या निरीक्षण से ही प्राप्त हो सकती है, तो फिर ऐसे कंडीशन में वो सर्च वारंट जारी कर सकता है। वहाँ वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है और वह व्यक्ति जिसे ऐसा वारंट निर्दिष्ट है उसके अनुसार और उसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तलाशी ले सकता है या निरीक्षण करा सकता है। तो तलाशी सर्च ले सकता है या इंस्पेक्शन कर सकता है वो। मतलब और सबसेक्शन 2 कहता है यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह वारंट में उस विशिष्ट स्थान, यानी कि कोर्ट जब ये समझता है तो उस
जो पर्टिकुलर स्थान है जहाँ पर तलाशी ले जानी है तो उस विशिष्ट स्थान या उसके किसी भाग को विनिर्दिष्ट कर सकता है और केवल उसी स्थानीय भाग की तलाशी या निरीक्षण होगा तथा वह व्यक्ति जिसको ऐसे वारंट के निष्पादन का भार सौंपा जाता है केवल उसी स्थानीय भाग की तलाशी लेगा या निरीक्षण करेगा जो ऐसे विनिर्दिष्ट हो। इन शॉर्ट सेक्शन 96 ये कहता है कि सर्च वारंट कब जारी किया जा सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब जो अक्यूज्ड है और जो है कि जो सेक्शन 94 और सेक्शन 95 के जो प्रोविजंस हैं उसका जो है पालन नहीं करेगा और ऐसा जो है न्यायालय को विश्वास हो जाता है कि वो ऐसी दस्तावेज या चीज़ को पेश नहीं करेगा, तब वो सर्च वारंट जारी कर सकता है, पहली चीज़। दूसरा कहता है कि जब कोर्ट को जो है कि ये ज्ञात नहीं है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स है या कोई चीज़ है वो किस व्यक्ति के कब्ज़े में है, तो उस कंडीशन में सर्च वारंट जारी किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट कहता है कि जब न्यायालय को ये ठीक लगता है कि मतलब जांच या विचारण या अन्य कार्रवाई के लिए ऐसी तलाशी ले जानी ज़रूरी है, मतलब ऐसा सर्च किया जाना या इंस्पेक्शन किया जाना ज़रूरी है, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पर सर्च वारंट जारी किया जा सकता है। अब जो न्यायालय है मतलब सबसेक्शन 2 ये बात करता है कि यदि न्यायालय को ठीक लगता है तो वो पूरा जो पर्टिकुलर एरिया है उसे पूरा एरिया को जो है कि वहाँ पर सर्च वारंट ना निकाल कर केवल एक उसके किसी स्थान पर या उसके किसी भाग पर ही सर्च वारंट निकाल सकता है और ऐसा जो अधिकारी होगा केवल उसके एक पर्टिकुलर भाग जो है विशिष्ट स्थान पर ही केवल तलाशी लेगा। सबसेक्शन 3 कहता है कि इस धारा की कोई बात डीएम, जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट को डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज़ की तलाशी के लिए वारंट जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता है। नहीं, सबसेक्शन 3 ये बात करता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो या कोई भी पार्सल हो जो कि किसी डाक के जो अथॉरिटी होती है यानी कि डाक प्राधिकारी के पास है, तब उसका सर्च वारंट जो है वो केवल डीएम और सीजीएम ही जारी कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये कहता है कि मतलब सेक्शन 96 ये बात करता है कि कब कब जो है सर्च वारंट जारी किया जा सकता है और कौन जारी कर सकता है। तो उस कंडीशन में सबसेक्शन 3 कहता है कि डीएम और सीजीएम जो है वही केवल डाक जो प्राधिकारी हैं उनकी कस्टडी में कोई चीज़ रखी गई है तो ऐसी कस्टडी में जो रखी हुई चीज़ है उसकी तलाशी के लिए सर्च वारंट केवल डीएम और सीजीएम ही जारी कर सकते हैं, जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। सेक्शन 97 कहता है उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूटरचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है, यानी कि जब कोर्ट को ये लगता है कि कि ऐसा कोई प्लेस है उस स्थान की तलाशी ले जानी है जहाँ पर कि कोई चुराई हुई संपत्ति रखा जा रहा है या फिर कोई कूटरचित दस्तावेज रखा जाएगा, ऐसा उनको संदेह है, तब ऐसी कंडीशन में तलाशी का ऑर्डर दिया जा सकता है। सेक्शन 97 ये बात करता है यदि जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम, उपखंड मजिस्ट्रेट, एसडीएम या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को इतला मिलने पर और ऐसी जांच के पश्चात या तो उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल रही है या फिर वो ऐसी जांच कर रहे हो के पश्चात जैसी वे आवश्यक समझे, यह विश्वास करने का कारण है कि कोई स्थान चुराई हुई संपत्ति के निक्षेप या विक्रय के लिए या किसी ऐसी आपत्तिजनक वस्तु के जिसको यह धारा लागू होती है निक्षेप, विक्रय या उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है या कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु किसी स्थान में निक्षिप्त है, तो वह कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी को वारंट द्वारा यह प्राधिकार दे सकता है। यानी कि किसकी रैंक से ऊपर का होना चाहिए, वो ऐसा जो व्यक्ति है वो कांस्टेबल की रैंक से ऊपर का होना चाहिए। सबसे पहले 97 ये बात करता है कि केवल हमें मतलब जो कोर्ट है उसको सिर्फ ये लगता है कि ऐसे जो प्लेस है, जो स्थान है, वहाँ पर कोई चुराई हुई संपत्ति है या फिर कोई कूटरचित दस्तावेज रखा गया है, तो ऐसे जो है स्थान की तलाशी ली जानी है। और ऐसी तलाशी का ऑर्डर कौन देगा? वो ऑर्डर देगा डीएम या एसडीएम या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कब देगा? या तो उसे जो है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही हो या फिर वो इंक्वायरी करने के बाद उन्हें विश्वास हो जाता है कि ऐसे जो स्थान है वहाँ पर कोई आपत्तिजनक कोई वस्तु रखी गई है, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर सर्च वारंट निकाला मतलब उस स्थान की तलाशी ली जा सकती है। और कहता है कि या कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु किसी स्थान में निक्षिप्त है तो वह कांस्टेबल की पंक्ति के ऊपर से किसी पुलिस अधिकारी को वारंट द्वारा यह प्राधिकार दे सकता है। मतलब जो डीएम, एसडीएम या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो ऑर्डर दे सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्थान की तलाशी ली जाए। और ऐसी तलाशी कौन लेगा? तो ऐसी तलाशी जो लेगा वो होगा कांस्टेबल की रैंक से ऊपर का कोई पुलिस अधिकारी।
पहला कहता है उस स्थान में ऐसी सहायता के साथ जैसी आवश्यक हो प्रवेश करें, यानी कि उस प्लेस पर जहाँ पर ऐसा संदेह है वहाँ पर ऐसा पुलिस अधिकारी जो है वो प्रवेश करे। कौन पुलिस अधिकारी? जो कांस्टेबल की रैंक से ऊपर का कोई पुलिस अधिकारी होना चाहिए, तो वो ऐसे स्थान पर प्रवेश करे, पहला। दूसरा कहता है कि वारंट में निर्दिष्ट रीति से उसकी तलाशी ले, यानी कि वारंट में जो रीति मैनर बताया गया है उससे जो है कि उसकी तलाशी ले। ग पॉइंट कहता है कि वहाँ पाई गई किसी भी संपत्ति या वस्तु को, यानी कि जो डाउटफुल प्लेस था वहाँ पर कोई संपत्ति पाई जाती है या कोई वस्तु पाई जाती है जिसके चुराई हुई संपत्ति या ऐसी आपत्तिजनक वस्तु जिसका यह धारा लागू होती है होने का उसे उचित संदेह है। मतलब जहाँ पर ऐसा जो है जो स्थान है वहाँ पर कोई संपत्ति या कोई वस्तु मिल रही है और जो है कि जिसको ये विश्वास हो जाता है कि ये आपत्तिजनक है कोई वस्तु, ठीक है, तो उसको वो अपने कब्जे में ले सकता है। ऐसा जो पुलिस अधिकारी है वो कब्जे में ले सकता है। घ पॉइंट कहता है ऐसी संपत्ति या वस्तु को मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा, यानी कि जो सी पॉइंट था उसमें कहा कि वो ऐसी संपत्ति जो ऑब्जेक्शनेबल कोई प्रॉपर्टी है या कोई वस्तु है उसको पहले कब्जे में लेगा और फिर जो नियरेस्ट मतलब जो मजिस्ट्रेट होगा उसके पास ले जाएगा, या अपराधी को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने तक उसको उसी स्थान पर पहरे में रखे या अन्यथा उसे किसी सुरक्षित स्थान में रखे। डी पॉइंट कहता है ई पॉइंट कहता है ऐसे स्थान में पाए गए ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को अभिरक्षा मिले, मतलब ऐसा जो प्लेस है वहाँ पर जितने भी व्यक्ति पाए गए हैं उनको कस्टडी में ले और मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाए जिसके बारे में प्रतीत हो कि वह किसी ऐसी संपत्ति या वस्तु के निक्षेप, विक्रय या उत्पादन में यह जानते हुए या संदेह करने का उचित कारण रखते हुए संसर्गी रहा है कि यथास्थिति वह चुराई हुई संपत्ति है या ऐसी आपत्तिजनक वस्तु है जिसको यह धारा लागू होती है। इन शॉर्ट सेक्शन 97 कहता है कि जहाँ पर ऐसे प्लेस की तलाशी ली जा रही है जहाँ पर कोई चुराई हुई संपत्ति रखी गई है या कोई कूटरचित दस्तावेज रखा गया है, तो यहाँ पर जो है ऐसे जो प्लेस है ऐसे स्थान की जो तलाशी लेने का ऑर्डर देगा वो डीएम, एसडीएम और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा। किसको ऑर्डर देगा? ऐसे व्यक्ति को या ऐसे पुलिस अधिकारी को ऑर्डर देगा जिसकी रैंक जो है वो कांस्टेबल की रैंक से ऊपर का व्यक्ति होना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? उस स्थान पर प्रवेश करेगा और जैसी रीति बताई गई है उस रीति से उस स्थान की तलाशी लेगा और यदि वहाँ पर कोई वस्तु पाई जाती है तो उस जो वस्तु है उसको कब्जे में लेगा। और डी पॉइंट कहता है कि जो वस्तु जो कब्जे में मिली है उसको जो कब्जे में लिया है उस जो कब्जे में वस्तु है उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा। और ई पॉइंट में कहता है कि यदि वहाँ पर जहाँ पर सर्च किया गया है वहाँ पर कोई पर्सन मिलता है तो उसको भी कस्टडी में लेगा और उसको जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएगा। सबसेक्शन 2 कहता है कि वे आपत्तिजनक वस्तुएं जिनको ये धारा लागू होती है निम्नलिखित हैं, यानी कि जो ये कहा गया है कि आपत्तिजनक वस्तु होनी चाहिए, तो आपत्तिजनक वस्तु कौन सी होती हैं? उसमें फर्स्ट होता है कूटकृत सिक्का, यानी कि कोई सिक्के का जो है कि काउंटरफिट कर रहा हो। दूसरा कहता है सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के उल्लंघन में बनाए गए या सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 11 के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना के उल्लंघन में भारत में लाए गए धातु खंड। थर्ड पॉइंट कहता है कि कूटकृत करेंसी नोट या कूटकृत स्टैंप। और फिर इसके बाद है कूटरचित दस्तावेज, नकली मुद्राएं और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 294 में अश्लील वस्तुएं जो है कोई। और एफ पॉइंट कहता है कि खंड क से च तक, यानी कि जो अभी तक बताए गए हैं उनके खंडों में उल्लिखित वस्तुओं में से किसी के उत्पादन या तो इन वस्तुओं का उत्पादन कर रहा हो या उत्पादन के लिए प्रयुक्त उपकरण या सामग्री उसके पास मिलती है, तो ये सब चीज़ें क्या आएंगी हमारी, ये सब चीज़ें जो होंगी, ये सब जो वस्तु होंगी वो हमारी आपत्तिजनक वस्तु होती है। यानी आपत्तिजनक वस्तुएं क्या क्या होती हैं? तो उसमें पहला आएगा जब किसी सिक्के का कूटकृत किया जा रहा है, यानी कि काउंटरफिटिंग कॉइन हो गया, या जो कि ऐसी वस्तु जो कि सिक्का निर्माण अधिनियम के उल्लंघन करता हो तो वो हमारा आपत्तिजनक वस्तु होगा, या कूटकृत जो स्टैंप होगा या कूटकृत करेंसी नोट है तो ये भी हमारी आपत्तिजनक वस्तु हो गई। कूटरचित दस्तावेज है या किसी चीज़ की नकली मुद्राएं हैं या कोई जो बीएनएस में सेक्शन 294 में कोई अश्लील वस्तुएं हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी वस्तुएं जो है ये हमारे आपत्तिजनक वस्तुओं में आती हैं, यानी कि ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स में आती हैं ये सारी चीज़ें। सेक्शन 98 कहता है कुछ प्रकाशनों यानी कुछ पब्लिकेशंस के संपहत होने की घोषणा करने
फॉरफिट होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। पहला तो क्वेश्चन ये आता है प्री में कि जहां राज्य सरकार को प्रतीत होता है कि किसी समाचार पत्र या पुस्तक में या किसी दस्तावेज में, चाहे वह कहीं भी मुद्रित हो या कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट है जिसका प्रकाशन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152 या धारा 196 या 197, 294, 295, 299 के अधीन दंडनीय है। यानी कि जो जहाँ पर भी पब्लिश कोई चीज़ की जा रही है, जैसे कि वो पब्लिकेशंस कहाँ पर होगा, चाहे तो वो न्यूज़पेपर में हो सकता है या किसी पुस्तक में हो सकता है या किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई पब्लिश चीज़ की जा रही है, और वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई जो चीज़ वस्तु जो है वो पब्लिश की जा रही है, जो कि BNS में डिफाइंड है सेक्शन 152 के तहत हो या 196, 197, 294, 295 या 295, 299, इन सेक्शन के तहत जो ऐसा जो कंटेंट उसमें डाला जा रहा है वो दंडनीय है। मतलब जो चीज़ उसमें मुद्रित की जा रही है, जो चीज़ उसमें प्रिंट की जा रही है वो पनिशेबल है। किसमें? BNS में, यदि वो पनिशेबल है। और ऐसा किसको लगता है? स्टेट गवर्नमेंट को लगता है। तो वहाँ राज्य सरकार क्या करेगी? ऐसी बात अंतर्विष्ट करने वाले समाचार पत्र के अंक की प्रत्येक प्रति का और ऐसी पुस्तक का अन्य दस्तावेजों की प्रत्येक प्रति का सरकार के पक्ष में संपहरण कर ले जाने की घोषणा अपनी राय के आधार का कथन करते हुए अधिसूचना द्वारा कर सकती है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को जब किसी डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसा लगता है कि वो जो है कि कोई मतलब पनिशेबल जो ऑफेंसेस BNS में बताया गया है, ऐसा कोई चीज़ उसमें पब्लिश किया जा रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने रीजंस को बताते हुए ऐसी जो पुस्तक है या ऐसा कोई जो डॉक्यूमेंट्स है उसको संपहरण कर लेगा, यानी कि फॉरफिट कर लेगा, यानी कि अपने कब्जे में उसको ले लेगा। और ये बाय द नोटिफिकेशन, ये बात कह सकता है। और तब भारत में जहाँ भी वह मिले कोई भी पुलिस अधिकारी उसे अवगत कर सकता है, जहाँ फिर उसके बाद जो है मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल सकता है कि उस ऐसी जो डॉक्यूमेंट्स है या ऐसी कोई बुक है उसको फॉरफिट कर लिया जाए। तो वहाँ पर पुलिस जो अधिकारी होगा वो उसे कहीं पर भी ऐसी डॉक्यूमेंट्स या कोई वस्तु या पुस्तक कोई मिल रही है तो उसको तुरंत वो उसको सीज कर लेगा। और कोई मजिस्ट्रेट उपनिरीक्षक से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी को किसी ऐसे परिसर में जहां ऐसे किसी अंक की कोई प्रति, ऐसी कोई पुस्तक या अन्य दस्तावेज है या उसके होने का उचित संदेह है, प्रवेश करने और उसके लिए तलाशी लेने के वारंट द्वारा प्राधिकृत कर सकता है। यानी कि वारंट के लिए कौन प्राधिकृत कर रहा है? कोई भी मजिस्ट्रेट या उपनिरीक्षक से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी, यानी कि जो सब इंस्पेक्टर हैं उससे निम्न पंक्ति का कोई पुलिस ऑफिसर है वो तो ऐसा जो व्यक्ति है वो वारंट द्वारा प्राधिकृत कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को वारंट द्वारा जो है ऑथोराइज किया जा सकता है। किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट के द्वारा या फिर उपनिरीक्षक से जो निम्न पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी है तो उसके द्वारा जो है ऐसे डॉक्यूमेंट्स को जो है सीज करने के लिए। सबसेक्शन 2 कहता है कि इस धारा में और धारा 99 में समाचार पत्र और पुस्तक के वही अर्थ होंगे जो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 में है। यानी कि ये कहता है कि जो भी न्यूज़पेपर है या जो पुस्तक है उसको जो है उसके वही मीनिंग होंगे जो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 में है। बी पॉइंट कहता है कि दस्तावेज के अंतर्गत तो जो है रंगचित्र, रेखाचित्र, फोटो चित्रण या अन्य दृश्यरूपण भी आता है। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि इस धारा के अधीन पारित कोई भी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के को जो है न्यायालय में जो है धारा 99 जो सेक्शन 99 के जो प्रोविजंस है उसके जो प्रोविजंस बताए गए हैं उसके द्वारा ही केवल प्रश्नगत किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। इन शॉर्ट सेक्शन 98 ये कहता है कि जब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स या कोई न्यूज़पेपर या कोई बुक जो पब्लिश किया जा रहा है वो BNS के कुछ प्रोविजंस के तहत पनिशेबल है। वो प्रोविजंस है जैसे सेक्शन 152, 196, 197, 294, 295 और 299 के तहत पनिशेबल है। तब ऐसा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो या तो समाचार पत्र का या तो जो ऐसा समाचार पत्र है या पुस्तक है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है या तो पूरे के पूरे या फिर उसके किसी एक प्रति को, यानी कि उसकी एक कॉपी को क्या कर सकता है? ऐसा ऑर्डर दे सकता है संपहरण करने का, यानी कि फॉरफिट करने का उसको ऑर्डर दिया जा सकता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट दे सकेगा। और अपनी राय के कथन, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट की जो राय है राय का स्टेटमेंट करते हुए अधिसूचना द्वारा कर सकता है, मतलब नोटिफिकेशन निकालकर स्टेट गवर्नमेंट फॉरफिट ऐसे जो न्यूज़पेपर या डॉक्यूमेंट्स है उसको फॉरफिट कर सकता है, संपहरण कर सकता है।
और यदि वो जो ऐसा न्यूज़पेपर है या जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पर जो है तब भारत में जहाँ भी वह मिले, यानी कि जो ऐसा डॉक्यूमेंट्स है वो कहीं भी मिले, कोई भी पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, उसे सीज़ कर सकता है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट यदि नोटिफिकेशन ऐसा निकाल देती है तो फिर वो जहाँ पर भी भारत में कहीं पर भी मिले वहाँ पर पुलिस अधिकारी उस डॉक्यूमेंट्स को सीज़ कर सकता है। और उसके बाद कहा गया है कि ऐसे जो प्लेस होगा वहाँ पर कोई भी मजिस्ट्रेट जो है ऐसे प्लेस पर सर्च वारंट का जो है वहाँ पर सर्च करने के लिए ऐसा वारंट द्वारा जो है ऑथराइज कर सकता है। किसको? जो कि सब इंस्पेक्टर की रैंक से कम ना हो, ऐसे किसी पुलिस अधिकारी को। यानी कि कोई भी जो मजिस्ट्रेट है वो सब इंस्पेक्टर की रैंक से ऊपर के किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है, ये वारंट द्वारा अथॉरिटी दे सकता है कि वो ऐसे जो प्लेस है जहाँ पर कि ऐसा कोई दस्तावेज या जो पुस्तक है वो मिलती है, तो वहाँ पर उस स्थान पर तलाशी ऐसा जो व्यक्ति है वो ले सकता है, ऐसा जो पुलिस अधिकारी है वो तलाशी ले सकता है। थैंक यू वेरी मच।